गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमारा क्लाइमेटोलॉजी हमने स्टार्ट कर दिया था और उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसको हमने पढ़ा था ना। अब जो नेक्स्ट उसी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे हमारा कौन सा, वायुमंडल। हमने लास्ट में छोड़ा था कि हम अब वायुमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। वायुमंडल क्या है? मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी की सतह है, इसके चारों तरफ जो ये एनवायरनमेंट है, जो ये वातावरण है, चारों ओर जो विभिन्न प्रकार की जितनी भी गैसें हैं और बहुत सारे ठोस कण हैं, ठोस कणों से युक्त लिपटा हुआ धरातल से लगभग 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो भाग होता है वो हमारा वायुमंडल कहलाता है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर समझने की कोशिश करना कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी गैसें विद्यमान हैं, बहुत सारे ठोस कण विद्यमान हैं और ये जो लिपटा हुआ जो एक रूप है, ये 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जितना भी भाग है वो हमारा वायुमंडल कहलाता है। इसको सिंपल भाषा में हम बोलें कि पृथ्वी के चारों ओर जो मंडलाकार रूप में पाया जाना क्या कहलाता है, जो पाया जाता है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक, अगर बात करें तो संपूर्ण वायुमंडल का अधिकांश भाग हमने कल बात कर ली थी, कितने किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक ही हमें मिल जाता है। धरातल के समीप इस अधिकांश वायुमंडलीय भाग के कारण ही हमारे यहाँ पर बहुत सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है, बादल बनते हैं, ठीक, ये सारी बादल गरजते हैं, ये जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सिर्फ हमारे इतने वाले क्षेत्र के आसपास ही पाई जाती है। ऊपर जो है मान लीजिए 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ही इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इन परिघटनाओं की अगर बात करें तो इन परिघटनाओं के अध्ययन में विशेषकर हमारे कौन कौन से वो आएंगे, तापमान हो गया, वायुदाब, उसके बाद हवाएं, चक्रवात, ये सारी की सारी घटनाएं जहाँ होती हैं वो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कहलाएगा, जो सिर्फ 100 किलोमीटर के आसपास वाले क्षेत्र में हमारे यहाँ इसकी जो एक तरीके से इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ 100 किलोमीटर वाले क्षेत्र तक ही पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, हमने बात कर ली कि ये जो आसपास का चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है इसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल बनता कैसे है, मतलब वायुमंडल का संगठन कैसा है। संगठन की अगर हम बात करें तो हमारे वायुमंडल में क्या क्या है, गैस है, जलवाष्प है और हमारा वायव्य कण पाए जाते हैं, यानी एरोसोल्स पाए जाते हैं। देखिए, वायुमंडल की हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो मंडलाकार रूप में जितनी भी गैसें या फिर बहुत सारे ठोस कण जितने भी पाए जाते हैं उन सबसे मिलकर हमारा वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के संगठन की बात करें तो वायुमंडल में गैसें, जलवाष्प और वायव्य कण, इन तीनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। गैसें, कौन कौन सी गैसें, कितने प्रतिशत यहाँ पर गैसें, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं आपके। जलवाष्प और वायव्य कण कौन कौन से हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, ये जो तीनों कारक हैं यही होते हैं जो हमारे यहाँ पर मौसमी घटनाओं को संभव करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ बादल बनते हैं, गरजते हैं, बारिश होती है, तापमान, ये सारी कंडीशंस हमारी किस पर निर्भर करती हैं, गैसें, जलवाष्प और वायव्य कण पर। यही तीनों हैं जो सारी कंडीशंस को बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो वो है हमारी गैसें। देखिए, गैसें क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ये तो सब लोग जानते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण में गैसों का जो आणविक रूप होता है वो धरातल के समीप पाया जाता है। गैसों का जो रूप है वो पृथ्वी के समीप ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है। जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या करता है कि जितनी भी गैसें हैं उनको अपनी तरफ खींचने का काम करता है, जो धरातल की तरफ अपनी तरफ खींचता है। जो हल्के प्रकार की गैसें होती है वो ऊंचाई में मिलेंगी और जो भारी प्रकार की गैसें होती है वो नीचे स्थित होंगी। जो हल्की गैसें होंगी वो तो ऊपर होंगी
ठीक। और जो हल्की तो ऊपर होंगी और जो भारी गैसें होंगी वो हमारी नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। धरातल से अगर हम बात करें तो 80 से 90 किलोमीटर, यानी 80 से 90 किलोमीटर वाले क्षेत्र पर की ऊंचाई पर जाने पर हमारे यहाँ 9 गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। 9 गैसें हैं जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। 80 से 90 किलोमीटर तक जब हम जाते हैं तो 9 गैसें जो हैं यहाँ पर मुख्य हैं, जो यहाँ पर पाई जाती हैं। इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत है? अब ये 9 गैसें कौन कौन सी हैं देखिए। जब हम वायुमंडल का संगठन पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं, गैसें, जल वाष्प और वायुवेगन। सबसे पहले बात करते हैं गैसों की। गैस क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करती है, ये पृथ्वी की सतह की ओर आकर्षित रहती है, इसलिए धरातल के समीप सर्वाधिक मात्रा में ये पाई जाती है। 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक 9 प्रकार की गैसें हमारे यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। सर्वाधिक जो गैस है, सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और इनका प्रतिशत के साथ में अगर आप लोग लिखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दूसरे हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन। देखिए, मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई हमारे यहाँ पर सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो आप लोग ऑक्सीजन जवाब देंगे, क्योंकि हर प्राणी जो है वो श्वास लेने में ऑक्सीजन गैस का ही सेवन करता है। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमारे यहाँ सिर्फ 20.95% तक पाई जाती है, बल्कि 78% तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है हमारे यहाँ पर। जो आप लोग देखते होंगे कि ये जो अपने चिप्स के पैकेट्स होते हैं, जितने भी पैकेट्स होते हैं ना, इनको अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक, उसके बाद हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आती है हमारी कौन सी, ऑर्गन। और ऑर्गन जो है वो 0.93% तक पाई जाती है। चौथे नंबर पे बात करें तो 0.03, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 पाई जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो हमारी CO2 से होती है। तो ये जो CO2 है 0.03% तक ही पाई जाती है। उसके बाद इनका जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम होती चली जाती है। और ओजोन जो गैस है, जो ओजोन है वो 13वें स्थान पर आती है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो 9 प्रकार की गैसें होती हैं, गैसें बहुत प्रकार की पाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ इतना है कि जो 80 से 90 किलोमीटर वाला क्षेत्र है उसमें 9 मुख्य गैसें होती हैं, जिसमें हमें 4 याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में मिलती है 78%, ऑक्सीजन 20%, ऑर्गन जो है 0.93 और 0.03 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पर पाई जाती है। इतनी चीज़ समझ में आई आप लोगों को? अब हम एक एक गैस को लेते हैं और उसको डिटेल से पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन जो गैस है इसको सबसे पहले 1772 में रदरफोर्ड ने खोजा था। रदरफोर्ड नाम के एक विद्वान हुए जिन्होंने नाइट्रोजन की खोज की। सबसे पहले नाइट्रोजन को पहचाना था किसने? रदरफोर्ड ने। और इनको सबसे पहले इन्होंने नाइट्रोजन नाम नहीं दिया, इसको इन्होंने मैफेटिक एयर कहा। मैफेटिक एयर कहा इसको, नाइट्रोजन गैस को। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस को 1772 में रदरफोर्ड ने खोजा और उसको मैफेटिक एयर का नाम इन्होंने दे दिया। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में सक्रिय गैस है ये नाइट्रोजन। जो है, जितनी भी गैसें हमारे यहाँ पर मिलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा सक्रिय गैस कौन सी है? हमारी नाइट्रोजन। तो सर्वाधिक सक्रिय गैस है हमारी नाइट्रोजन। और जो नाइट्रोजन है ये भी प्राकृतिक रूप में अगर बात करें तो 7 रूपों में हमें मिलती है। प्राकृतिक रूप से 7 रूपों में पाई जाती है। ठीक, 7 रूपों में ये हमारे पास विद्यमान रहती है। ठीक, और क्योंकि क्या होता है कि ये जीवधारियों के लिए प्रोटीन का निर्माण करती है। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो जीवधारियों के लिए प्रोटीन का निर्माण होता है इसी के द्वारा। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है।
नाइट्रोजन गैस का समझ में आया। सबसे पहले 1772 में रदरफोर्ड ने मेफेटिक एयर नाम से इसका उत्पादन या फिर इसको सबसे पहले पहचाना। नाइट्रोजन गैस जो है वो सर्वाधिक सक्रिय गैस के रूप में जानी जाती है, इसलिए इसको सर्वाधिक सक्रिय गैस कहा जाता है। जो नाइट्रोजन जो गैस होती है वो सीधे नाइट्रोजन की फॉर्म में ना मिल करके 7 प्राकृतिक रूपों में हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, 7 रूपों में, ठीक है। और ये 7 रूप आपको अब इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो थोड़ा सा कम है, तो हम लोग सिर्फ उनके नाम को डिफाइन करते हुए चलेंगे। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो है हमारी ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन की बात करी थी हमने, कितनी थी, 78.08% क्षेत्र या फिर 0.8% जो है गैसों में से इसका प्रतिशत इतना है। ऑक्सीजन की बात करें, धरातल से 100 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर क्या करते हैं हम, जो है सर्वाधिक रूप में ये पाई जाती है। मतलब ऑक्सीजन जो गैस है वो सिर्फ ज़्यादातर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने लग जाती है। और अधिकतम जो मिलती है वो 120 किलोमीटर तक थोड़ी बहुत मिलती है, उसके बाद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए तो हम माउंट एवरेस्ट पर ऊपर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने लग जाती है और इंसान जो है वो सांस लेने में दिक्कत महसूस करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 120 किलोमीटर तक ही पाई जाती है, उसके बाद इसका ह्रास होने लगता है। और सबसे पहले अगर ऑक्सीजन गैस की बात करें तो सर्वप्रथम इस गैस की खोज की थी सीले नामक विद्वान ने। सीले नामक विद्वान द्वारा इसकी खोज की गई। इन्होंने इस गैस को जब खोजा, ठीक, तो इसका नाम जो है इन्होंने निर्धारित नहीं किया। उसके बाद एक एंटोनी लियोनी जी पर आए, सिर्फ आप लोग एंटोनी याद रखेंगे, एंटोनी नाम के विद्वान हुए, इन्होंने इसका नाम ऑक्सीजन रखा। इसका जो नामकरण किया वो ऑक्सीजन किसने किया, एंटोनी ने किया। 2 गैसों के बारे में हमने पढ़ा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है रदरफोर्ड ने खोजी थी और ऑक्सीजन हमारे सीले नामक विद्वान ने, जिसको एंटोनी ने ऑक्सीजन नाम इसको दी। नेक्स्ट हमारी जो गैस आती है वो है हमारी ऑर्गन। ऑर्गन जो है ये सबसे अक्रिय गैस के रूप में मानी जाती है, अक्रिय गैस। ऑर्गन को कैवेंडिश नामक विद्वान द्वारा खोजा गया था। कौन से विद्वान थे, कैवेंडिश नामक विद्वान द्वारा इसे खोजा गया और ये अक्रिय गैस के रूप में पाई जाती है। अक्रिय गैस के रूप में ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर हमारा CO2 आता है, जिसको आप जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव प्रभावित करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे क्योंकि सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग जानते हैं ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो इसके लिए उत्तरदायी है, जो एक कृत्रिम गैस के रूप में पाई जाती है। देखो CO2 हमारे लिए बहुत हानिकारक है। जो आप लोग ये AC, रेफ्रिजरेटर्स, जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, AC चल रहा है, ठीक, इन सब में क्या होता है, जितनी आपको अंदर रूम में ठंड महसूस होती है उतनी बाहर वो उसी हिसाब से गर्मी पैदा करने का काम करती है। देखा होगा आप लोगों ने AC का जो बाहर पंखा लगा होता है वो कितनी तेज़ गर्म हवाएं फेंकता है, तो क्या है वो CFC के रूप में काम करता है और उसी से क्या है हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे जो रीजन है ना ये आप लोगों के आसपास ही होते हैं, लेकिन बस इतना है कि हम उसे पहचानते नहीं हैं। आप लोगों से मैं बताऊं कि जो हम लोग घर में AC, ठीक है, उसके बाद में गाड़ियों में AC, रेफ्रिजरेटर्स, जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जितनी लाभदायक है ना उतनी नुकसानदायक भी है। आप लोगों ने AC चलाया, रूम ठंडा हो गया, बाहर कभी उसके पंखे के पास जाके खड़े होके देखिए, इतनी गर्म हवा फेंकता है। जो सोचो जब वो इतने सारे पंखे जब हमारे यहाँ बाहर चल रहे हैं, जो अंदर की जो टेम्परेचर है उसको बाहर फेंक रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में कितना तापमान बढ़ रहा होगा। और ये तापमान बढ़ता जाएगा और एक टाइम बाद क्या होगा, तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हमारे जो ग्लेशियर हैं, यानी जो हमारे क्या हैं, कौन से क्षेत्र हैं, जो बर्फीले क्षेत्र हैं, वो पिघल जाएंगे। और जब बर्फ़ पिघल जाएगी पूरी, तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्रों का लेवल क्या है, समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, मतलब पानी ही पानी बढ़ जाएगा और यहाँ पर सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी।
इसलिए कहते हैं कि तापमान को बढ़ने से रोकना चाहिए। इसलिए तो आजकल जो है एसी और इन जितनी भी कंपनियां हैं उनको टारगेट्स दिए गए हैं अभी जो नए डेटा हैं उनके अकॉर्डिंग कि आप लोग कम जो है उस तरीके के टेम्परेचर वाली एसी का निर्माण करो। आप लोगों से भी कहा जाता है कि भाई एनवायरनमेंट के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन आता है जिस दिन कोई लोग गाड़ी नहीं चलाते, क्योंकि पोल्यूशन जितना फैलेगा उतना जो वायुमंडल का जो एक तरीके से जो हमारी एक तरीके देखें तो उसका जो नियंत्रण है या फिर जो अनुकूल दशाएं हैं वो ख़त्म होती चली जाती हैं। ठीक, अब हमने बात कर ली हमारी गैसों के बारे में। गैसों के बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो हमारी आती है जलवाष्प। जलवाष्प, इसी को नमी भी बोलते हैं और इसी को आर्द्रता भी बोलते हैं। 90% जलवाष्प हमारे 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे पाया जाता है। 90% जो जलवाष्प है वो हमारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र तक ही पाया जाता है। ये जो जलवाष्प होता है ना, जलवाष्प मतलब जल की बूंदे या फिर जो नमी होती है ना, एक एनवायरनमेंट में जो नमी पाई जाती है वो, क्योंकि नमी जो होती है ना वो नमी ही तो आपके यहाँ संघनन की प्रक्रिया को संभव बनाती है। सारी जितनी भी क्लाइमेटिक दशाएं होती हैं वो जलवाष्प से निर्धारित होती हैं। ठीक है, जो नमी जो है वो वायुमंडलीय मौसमी परिघटनाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। आप देखिए पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, दोनों साइड साउथ और नॉर्थ, ये हमारी भूमध्य रेखा है। अब देखिए निम्न अक्षांश, क्योंकि ये अक्षांश निम्न है, जैसे जैसे आएंगे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं अक्षांश, अभी तो 0 डिग्री था। ठीक, जब हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आती जाती है। जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। ठीक, ये चीज समझ में आई। अर्थात जो अक्षांश होते हैं और जो जलवाष्प का जो संबंध होता है वो विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें जलवाष्प के जो कण होते हैं ना, जो ये एरोसोल्स होते हैं, मान लीजिए ये हमारे जलवायु जो वायुमंडल है उसके अंदर ये कण होते हैं। सूर्य से जितनी भी किरणें आती हैं सीधी इनसे आके मिलेंगी, डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंचती हैं। वो पहले इन वायुमंडल से होते हुए हमारे पास पहुंचती हैं। तो जब वायुमंडल में पहुंचती हैं तो वायुमंडल के अंदर जितने भी जलवाष्प के जो कण होते हैं वो इनको क्या करते हैं, जो ये लघु तरंगों के रूप में क्योंकि आती हैं, जो सूर्य से जितनी भी किरणें आती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पर ना आकर क्या करती हैं, वायुमंडल में जितने भी कण होते हैं उनसे गुजरती हुई सीधी आती है। और क्योंकि ये वायुमंडल में विद्यमान है तो ये लघु तरंगों के रूप में आती है और ये इनके लिए पारदर्शक होती है। पारदर्शक मतलब इनको पार करते हुए आ जाती है, आ गई। अब पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर आई, यहाँ पर जो भी रिएक्शन करना था, जो भी यहाँ से परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, जो भी क्रिया होगी उसके बाद यही किरणें वापस लौटती हैं। और जब ये वापस लौटती है तो जो ये जलवाष्प है ये इनको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे क्या होता है, हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। जो ये वायुमंडल का तापमान बढ़ता है इन्हीं के कारण क्या होता है, हमारे यहाँ पर गर्मी महसूस होती है। देखिए मैं आप लोगों को दोबारा एक चीज़ समझाती हूँ। मान लीजिए ये सन है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है जहाँ पर अलग अलग चीज़ें, ये पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, ये यहाँ पर फैले हुए हैं। ठीक, सूर्य की किरणें जब यहाँ पर पड़ रही हैं आई तो ये लघु तरंगे थी, लघु तरंगों के रूप में आई। और इस वाले क्षेत्र में क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल से क्रॉस होकर आई हैं तो वायुमंडल में क्या है, हमारे यहाँ गैसें हैं और जलवाष्प, वायु व कण। तो जलवाष्प में क्या करती हैं, ये जलवाष्प इसके लिए पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब ये इसको वो नहीं करती, अवशोषित नहीं करती, कि सीधे पृथ्वी की सतह पर आ जाती है। अब जितने ये पृथ्वी की सतह पर आई तो पृथ्वी की सतह को इसने गर्म किया, फिर ये यहाँ से
परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, जो भी क्रिया हुई उसके बाद ये वापस लौटती हैं। और जब ये वापस लौटती हैं तो ये दीर्घ तरंगों के रूप में होती हैं, दीर्घ तरंगों। और जब ये दीर्घ तरंगे होती हैं, जब दीर्घ तरंगे जब ऊपर जाती है तो जो जलवाष्प होता है ये इनको अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार जितनी किरणें यहाँ से आई उतनी वापस नहीं गई, ये वायुमंडल को गर्म करने लग गई, इसलिए वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आई। तीसरा जो हमारा एक चीज़ और बची थी, कौन सी? वायुव्य कण। वायुव्य कण, वायुव्य कण क्या होते हैं? ये बहुत ही हल्के ठोस कण होते हैं जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। बहुत ही हल्के और ठोस कण जो पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हमारे यहाँ पर ये हमारे वायुव्य कण कहलाते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं? पृथ्वी के धरातल के समीप ही होते हैं, धरातल के समीप होते हैं। ठीक है, और इनको हम एरोसोल्स या वायुव्य कण कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये कण अपनी आकार व रंग, आकार और रंग की विशेषताओं के आधार पर सूर्य विकिरणों का वायुमंडल में व्यवहार तय कर देते हैं। जो वायुव्य कण होते हैं वो, इसमें ये कण जो होते हैं अवशोषण, प्रकीर्णन, परावर्तन की जो क्रिया होती है उनको ये करते हैं। ठीक, एरोसोल्स जो होते हैं ना, जो ये वायुव्य कण होते हैं, इन्हीं के कारण हमारे वायुमंडल में अवशोषण की क्रिया और प्रकीर्णन और हमारे कौन सी एक घटना और हो गई ना, प्रकीर्णन और परावर्तन, ये जो तीनों क्रियाएं होती है ये हमारे वायुव्य कण के द्वारा ही निर्धारित होती है। अभी तक हमने वायुमंडल स्टार्ट कर दिया था और वायुमंडल की विशेषता देखी और उसके 3 जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं उनको हमने देख लिया। वायुव्य कण में जो ये अवशोषण, प्रकीर्णन और परावर्तन जो टर्म्स आए हैं इनको हम कल की क्लास में समझेंगे कि इनका मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके वायुमंडल की परतों के बारे में बात करेंगे। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।